बात अगली खबर की। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार की डेमोग्राफी को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। बचौल ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया गया तो अगले 20 साल में बिहार के कई जिलों में एक भी हिंदू विधायक या सांसद का जीतना असंभव हो जाएगा। अब बचौल के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में इसी साल चुनाव है और चुनाव के पहले बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर डाली है। बचौल ने आरोप लगाया कि बिहार के कई जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20 साल में हिंदू एमएलए और एमपी के लिए जीतना असंभव हो जाएगा। हम लोगों की विधानसभा के विभिन्न बूथों पर 3 गुना 20 साल में 3 गुना वोटर बढ़ाया है। इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि पूरे सीमांचल और मिथिलांचल से 20 साल के बाद हिंदू की कोई जाति एमएलए एमपी बन के नहीं आएगा। बचौल के आरोप पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण की बात चुनाव के समय ही क्यों किया जाता है और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ज्ञान कहां चला जाता है। विपक्ष के साथ ही जेडीयू ने भी बचौल के बयान पर आपत्ति जताई है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर आपको जनसंख्या की इतनी चिंता है तो समाज में जागरूकता अभियान चलाइए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों के साथ ही बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इसी बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई है, जिस पर सियासत जारी है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्यों डेमोग्राफी चेंज की बात कही और आंकड़े क्या कहते हैं, आइए इनको आंकड़ों के जरिए ही समझते हैं। देखिए, बिहार में अगर फिलहाल बात करें तो जो मुस्लिम आबादी है, मतलब मुस्लिमों की बिहार में जो आबादी है वो 17.70% है। इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम आबादी की तुलना करें तो 2001 में हिंदू की आबादी 83.2% थी, जो 2022 में घटकर 81.99% रह गई है। यानी हिंदू आबादी में करीब करीब 1.21% की कमी आई, जबकि 2001 में मुस्लिम की आबादी 16.5% थी, जो 2022 में 17.70% हो गई। मतलब ये कि मुस्लिम आबादी 1.2% बढ़ गई है। इसमें भी अगर खास तौर पर 5 जिलों की बात करें तो 5 जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये जिले हैं कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और दरभंगा। इन 5 जिलों में इनकी आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। कटिहार की बात करें तो 2011 में कटिहार में मुस्लिम आबादी 13.65 लाख थी, जो 2024 में 16.85 लाख हो चुकी है। ये अनुमानित आंकड़े बता रहे हैं। किशनगंज की बात कर लीजिए। किशनगंज में भी मुस्लिम आबादी 67.98% है और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम किशनगंज में ही हैं। किशनगंज में मुसलमान एक तरह से बहुसंख्यक भी हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.98% है, जबकि हिंदू आबादी 31.43% है। वहीं अररिया में मुस्लिम आबादी की बात कर ली जाए तो अररिया में मुस्लिम की आबादी 43% है। पूर्णिया की बात कर लेते हैं। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में 2011 में मुस्लिम आबादी 38.46% थी और अब अल्पसंख्यकों का पूर्णिया गढ़ बन चुका है। तो बिहार में मुस्लिमों के साथ ईसाई आबादी भी बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ईसाइयों की आबादी भी 1,29,247 रही और इनका ग्रोथ रेट 143.23% है। एक तरफ बिहार में ईसाई आबादी का ग्रोथ रेट 143.23% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई समाज का ग्रोथ रेट 15.52% है।
यानी कि बिहार में ईसाई आबादी भी तेजी से बढ़ती जा रही है और बीजेपी विधायक इन्हीं आंकड़ों की ओर इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि इस पर लगाम लगानी जरूरी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने बाकी हों, लेकिन नेताओं का दौरा अभी से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के आखिरी हफ्ते में रोहतास के बिक्रमगंज में सभा करेंगे। 30 मई को बिक्रमगंज की सभा से पीएम मोदी एक बार फिर बिहार को सौगात देंगे और शाहाबाद की सियासत को भी साधेंगे। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भागलपुर और मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री तीसरी बार बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस बार कार्यक्रम होगा शाहाबाद में। मई के आखिरी हफ्ते में पीएम शाहाबाद आ रहे हैं। 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में उनकी जनसभा होगी। भागलपुर और मधुबनी दोनों जगहों से पीएम ने बिहार को बड़ी सौगात दी। चुनावी साल में शाहाबाद के संभावित दौरे से उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात मिल सकती है और बीजेपी के नेता ये खुलकर कह रहे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आएंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। अपने बिक्रमगंज दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी पटना सासाराम 4 लेन सड़क का शिलान्यास करेंगे। पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे का शिलान्यास करेंगे और नबीनगर में 600 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ कई दूसरी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा चुनावी साल में पीएम मोदी के इस बिहार दौरे से सियासी माहौल भी बनेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की सीटों पर एनडीए का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा था। पीएम के दौरे से हवा का रुख मोड़ने की कोशिश होगी, तभी तो बीजेपी के साथ ही पीएम के दौरे की तैयारी में एनडीए के सभी घटक दल जुट गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। माना जा रहा है कि पीएम की सभा में रोहतास के साथ साथ कैमूर, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद के कार्यकर्ता और लोग भी शामिल होंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शाहाबाद पर पीएम मोदी का फोकस क्यों है, उसको समझने के लिए सबसे पहले शाहाबाद को समझना जरूरी है। बिहार के शाहाबाद में 4 जिले आते हैं, जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर हैं। इन 4 जिलों में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में शाहाबाद की 22 में से महज 2 सीटें ही मिली, जबकि महागठबंधन ने 19 सीट पर जीत दर्ज की थी और 1 सीट अन्य या कहें कि बीएसपी के खाते में गई थी। अगर एनडीए की बात करें तो 22 में से दोनों की दोनों सीटें बीजेपी ही जीती। जेडीयू के खाते में एक भी सीट नहीं आई। चुनाव के बाद बीएसपी से जीते जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए। यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू के सामाजिक समीकरण का असर दिखा, तो वहीं दूसरी ओर एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने की वजह से जेडीयू को नुकसान भी हुआ था। अब जरा लोकसभा सीटों को भी जान लेते हैं। देखिए, शाहाबाद में 4 लोकसभा की सीटें हैं, बक्सर, आरा, काराकाट और सासाराम। 2024 के लोकसभा के चुनाव में शाहाबाद में एनडीए की करारी हार हुई थी। सभी 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार हार गए थे। यहां तक कि आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे हेवी वेट उम्मीदवार की भी यहां हार हो गई थी। अब आप समझिए कि पीएम मोदी इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं। तो 2020 और 2024 के रिजल्ट को अब पलटना है, क्योंकि 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए ने रखा है। 225 सीट जीतने के लिए शाहाबाद की 22 सीटें महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी करिश्माई नेता हैं। पीएम मोदी के दौरे से हवा का रुख बदलेगा, यानी पीएम मोदी के दौरे से 2025 चुनाव में एनडीए को मदद मिलेगी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा शाहाबाद में होने जा रहा है, ताकि शाहाबाद के लोगों को साधा जा सके। बढ़ते हैं आगे और इस बीच बड़ी खबर दरभंगा से आपको बता देते हैं। बड़ी खबर दरभंगा से मिल रही है।
राहुल गांधी करेंगे कार्यक्रम। अनुमति नहीं मिलने के बाद भी कार्यक्रम की जाएगी। देखिए, कल छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है। कल होगी आर पार की लड़ाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता दें। देखिए, दरभंगा में राहुल गांधी का यह प्रस्तावित कार्यक्रम था, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने की वजह से कार्यक्रम को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लेकिन फिर भी कांग्रेस अभी भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अड़ी हुई है। कल छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है और कल आर पार की लड़ाई कांग्रेस करने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दरभंगा से। कल ही दरभंगा में राहुल गांधी का यह कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर कहा यह जा रहा था कि जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है तो राहुल गांधी के कार्यक्रम पर ग्रहण लग जाएगा। नहीं, कोई फर्जी वायरल पत्र होगा और परमिशन के लिए समय रहते पहले से परमिशन के लिए अनुमति दी गई थी और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, जननायक राहुल गांधी जी कल छात्रों से संवाद करेंगे। आखिर किसकी परेशानी, किसी अधिकारी को अगर परेशानी थी तो समय रहते उसे बताना चाहिए था। अगर इस देश में संविधान का राज है तो निश्चित तौर पर विपक्ष के नेता को कहीं नहीं रोका जा सकता। और देखिए, न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, अब कांग्रेस अपने इस पर अड़ी हुई है कि कल कार्यक्रम होकर रहेगा, जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, क्या होने वाला है आगे? देखिए शिप्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी को चूंकि वहां अम्बेडकर छात्रावास में उनको अनुमति दी जानी चाहिए थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली है। तो चूंकि जो जिला प्रशासन है उसका कहना है कि समाज कल्याण विभाग से अनुमति नहीं मिली है, इसलिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर अनुमति नहीं दे सकता है। तो ऐसे में संशय के बादल मंडरा रहे थे कि क्या वाकई में राहुल गांधी दरभंगा पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम होगा। लेकिन इस बीच बिहार प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज शाम अचानक से प्रेस वार्ता बुलाई गई और इस प्रेस वार्ता में जो राष्ट्रीय उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अभय दुबे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हर हाल में जो शिक्षा संवाद जो सभा होनी थी वो कार्यक्रम हर हाल में दरभंगा में होगी और राहुल गांधी जाएंगे और न्याय संवाद के तहत उनकी प्रस्तावित यात्रा जो है वो पूरी होगी। और उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में लगातार SC, ST, EBC, OBC के छात्रों के साथ लगातार संवाद कर रही है, तो उसको लेकर सरकार घबरा गई है। संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, भारत पाकिस्तान में हुए तनाव में तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे ये नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब भारत की जनता ने दोनों देशों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। व्यापारी संगठन ने ट्रेड करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं लोग अब तुर्की और अजरबैजान का टूर भी कैंसिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन और तुर्की के मुखपत्र के एक्स हैंडल को भारत में बंद कर दिया गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के आका पाकिस्तान पर वार किया तो तुर्की ने आतंकिस्तान का साथ दिया। इसके बाद भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। तुर्की के सामान का बहिष्कार लोग करने लगे हैं। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया। व्यापारी संगठन कैट ने भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से तुर्की और अजरबैजान की यात्रा करने का बहिष्कार करने का आह्वान किया। साथ ही तुर्की और अजरबैजान के प्रोडक्ट के विरोध की भी बात कही है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। इसके साथ ही तुर्की ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड के एक्स हैंडल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। इसके पहले चीन की सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट को भी भारत में बैन कर दिया गया था। यानी आतंकिस्तान का साथ देने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बता दें कि भूकंप के समय भारत ने ही तुर्की को सबसे बड़ी मदद भेजी थी, लेकिन आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अपना असली चेहरा तुर्की ने दिखा दिया। जिस तरह तुर्की ने
बेशर्मी के साथ पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत में लोग बेहद नाराज हैं। कई ट्रेवल एजेंसियों ने भी तुर्की और अजरबैजान के ट्रेवल पैकेज रद्द कर दिए। इससे भी इन देशों को काफी नुकसान होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में तुर्की पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है और इसकी वजह से भारत में तुर्की और अजरबैजान को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट की बात भी हो रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि इससे उनका कितना नुकसान होगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, 2024 में भारत से 3 लाख पर्यटक तुर्की गए, जबकि 2.43 लाख पर्यटक अजरबैजान गए थे। भारतीय पर्यटकों के जरिए तुर्की को $291.6 मिलियन की कमाई हुई, जबकि अजरबैजान को $308.6 मिलियन की कमाई हुई थी। भारतीय पर्यटकों के बॉयकॉट से दोनों देशों को भारी नुकसान होगा और इसका असर सीधे उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही देशों में जो टूरिज्म है वो ज्यादा इकोनॉमिक पर असर डालता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।